वो कई रिपोर्ट्स इसके बारे में मीडिया पर मौजूद हैं कि जो हमारे जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी थी उसमें कादियानी साइंसदानों को रोका गया उसमें जाने से, मरहूम भुट्टो के दौर में भी, जनरल ज़िया के दौर में भी, कि कादियानी रिपोर्ट्स जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट हैं। हर मुल्क में इस तरह की तंजीमें, तो ये हाँ जी, शिवसेना हो गया, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, इस तरह की हमारे पास बिल्कुल। तो पाकिस्तान में ये समझा गया उस वक़्त 1974 में मरहूम भुट्टो शहीद के दौर में कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए इनको जो की पोस्ट थी, आपको पता होगा कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी थी हमारी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कादियानी जनरल्स जो थे वो एक कू का प्लान कर रहे थे, तो उन्होंने उन जनरल्स को, और जो एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी थे और जनरल अब्दुल अली थे और इस तरह एक दो और कुछ लोग ऐसे थे जिनको इससे उन्होंने आर्मी से हटा दिया था। जो रिसेंटली एक फाइल पुटअप की गई है, एक पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान भी भेजेगी और FATF की मद में हम पे प्रेशर भी इम्पोज किया जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान का, और एक बहुत बड़ी साजिश की गई कादियानियों की जानिब से कि जी उनको स्टेट जो है पाकिस्तान की वो उनको इंसाफ नहीं दे रही, या उनको एक कुएं के अंदर बंद किया हुआ है, या उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। इस तरह की एक रिपोर्ट आई है और रिसेंटली पाकिस्तान की सेनेट में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई, और पाकिस्तान में इस वक्त किसी को इस बारे में नहीं पता और ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें हुई। शहीद साहब, ये जो रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर अहमदिया, ठीक है, कादियानियों ने ये ग्रुप वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बनाया हुआ है, जिसके 11 के करीब वाइस चेयरपर्सन हैं और एक उसकी चेयरपर्सन है जो कि खातून है, ठीक है, शिवोन मिकडोना उसका नाम है, और इसके कोई 30 के करीब अरकान भी हैं। ठीक है, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर अहमदिया। ये टोटल 44 के करीब पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से एक रिपोर्ट शाये हुई है, ठीक है, जिसका टाइटल है सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, और उसका सब टाइटल है द परसिक्यूशन ऑफ अहमदिया मुस्लिम्स एंड राइज इन एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। और इसका जो The word Pakistan is mentioned over there. जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक चार्ज शीट है, इसकी जो चेयरपर्सन है उसने अपने इंट्रोडक्शन में, तारुफ में ये बात लिखी है रिपोर्ट के कि ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, और उसमें ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइंडिंग्स दी गई हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन और राइज इन एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और रियासत पाकिस्तान गोया के कादियानियों के ख़िलाफ़ जितने भी एक्शन हो रहे हैं उसकी सरपरस्ती कर रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। मैं एक ब्रिटिश पाकिस्तानी की हैसियत से ये कहूँगा कि ये रिपोर्ट मेरी राय में इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, और इंक्वायरी में जो इंक्वायरी कमेटी है उन्होंने जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का काम खुद कर दिया है। पाकिस्तान को मौका नहीं दिया गया कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये नल एंड वॉइड है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती। इतना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बैरूनी दुनिया में एक मैसेज भेज दिया कि पाकिस्तान की रियासत कादियानियों को मरवा रही है, उनके ऊपर जुल्म, जबर और इस्तबदाद हो रहा है। एक तो ये इसमें बहुत अहम नुक्ता है। दूसरा, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है
कि कादियानियों को वोट का राइट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ वो अपनी एक कंप्लेंट लॉन्च करें स्पीकर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि ये किस तरह की रिपोर्ट है, रिपोर्ट को चैलेंज करें और इसको रिसेंड करवाएं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी अब नहीं रही। इसमें एक और भी बात आई है कि पार्लियामेंट का एक रुकन मोहम्मद अफजल ख़ान MP, जिसका नाम भी उन्होंने रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल किया है, उन्होंने अभी अपना एक लेटर इशू किया है कि मेरा इस रिपोर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही मुझसे ये दिखाई गई है मुझे, ना ही मेरे साथ कोई इसके बारे में मशवरा हुआ है, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। तो ये डिलेजिटिमाइज़ करती है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को। एक और नुक्ता इसमें जो मुझे नज़र आता है वो ये भी है कि वज़ारत ख़ारजा को चाहिए कि यहाँ के जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं इस्लामाबाद में, उनसे भी इस मामले को डिस्कस करें कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उसकी ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक अनरेस्ट पाया जाता है। सफारती सतह पर इस मसले को उठाना पाकिस्तान का कानूनी अखलाकी हक है, ये हक इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जो इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं या सेनेटर्स हैं, उन्होंने क्या ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं है या क्या वजह है कि सेनेट में ये चीज़ इतनी डिस्कस नहीं हुई और 2-3 दिन पहले एक फैसला आया माइनॉरिटी कमीशन का कि कोई भी बंदा किसी माइनॉरिटी के बारे में फलां काम करेगा तो ये सज़ाएं उनको दी जाएंगी, और टॉप ऑफ द लिस्ट कादियानियों का नाम बरतानिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उनको चाहिए था कि इस मसले को अच्छी तरह एनालाइज करते, वहाँ हुकूमत बरतानिया को इस पर आगाह करते कि ये एक यक तरफ़ा रिपोर्ट है, हमें उस पर सख्त एतराज़ है, लिहाजा इस रिपोर्ट को होल्ड किया जाए जब तक पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा का तर्जुमान इसके मुतल्लिक़ अपनी राय आपको ना दे दें और उसको रिकॉर्ड का आप हिस्सा ना बना दें, इसको पब्लिश ना करें, नहीं तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे, और अभी भी कोर्ट में ये ले जा सकते हैं। यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि ये 167 सफ़ों की रिपोर्ट है, इसको कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, किसी ने बता दी तो वो सुन लेंगे। कोई अच्छे लोग भी हैं जो वाकई इस मामले की अहमियत को समझते हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इस रिपोर्ट में चैलेंज किया गया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है, पाकिस्तान के आइन को चैलेंज किया गया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चैलेंज किया गया है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का डिसीजन है, पाकिस्तान के आइन में ये अमेंडमेंट हुई है, पाकिस्तान में कानून साजी हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की जो खुद मुख्तारी है उसको चैलेंज किया गया है। तो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार, ये उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस वक्त रिलीजियस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजियस एस्पेक्ट तो देखा जाए तो ख़त्म नबूवत का मामला बिल्कुल क्लियर है। कादियानियत को पूरी उम्मत मुसलमा ने गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, जबकि पाकिस्तान के साथ अलहदा मामला है कि क्योंकि पाकिस्तान में इनका मरकज़ था रबवा शहर पूरा, और उस शहर में स्टेट विद इन स्टेट थी, लिहाजा मेरी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की स्टेट ने इनको अपने लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझा, तो इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। योहानाबाद में एक वाक़या पेश आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने 2 मुसलमान हाफिज थे भाई, उन्हें ज़िंदा जलाया। पाकिस्तान के किसी मुसलमान ने कोई एक्शन नहीं लिया कि चलो माइनॉरिटी उन्हें राइट्स देने चाहिए। सिंध में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, मुसलमानों पे तोहमतें लगती हैं, मुसलमान खामोश रहते हैं। क्रिकेट मैच होता है किसी स्टेडियम में तो उसके 1 या 2 किलोमीटर स्क्वायर में जितनी मसाजिद आती हैं उन पे ताला लग जाता है। GHQ के बिल्कुल सामने एक चर्च मौजूद है, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे उसे बंद नहीं किया गया। और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि आप, पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। 25 दिसंबर को आपका कोई भी स्टेक होल्डर आपको मज़ार कायद पे नजर नहीं आएगा, वो मुख्तलिफ चर्चेज में आपको नजर आएंगे। तो इससे बढ़ के क्या जेस्चर पाकिस्तान शो करे। उसके बावजूद इंटरनेशनल सतह पे जो कादियानियों की जानिब से इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को
एक गलत तासुर देने में या इसका इमेज टॉर्निश करने में या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक हतुल वसा कोशिश की गई, और कभी FATF की जद में ला के। देखिए, इन द UK Christian community is very clear. Like Pakistanis, Muslims, we are very clear, but there will be many Pakistani. They don't know what Qadianis are. They don't know what their beliefs are. Okay. Similarly, in the UK, Christians, many of them, they don't know what Qadianis are. They think probably they have a mosque and they are like Muslims. Because their names, their clothes, their culture, they're from Pakistan, India, Bangladesh, so they are Muslim like this. फंडामेंटल जो कोर बिलीफ है हमारा, द बिलीफ ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ही इज़ द लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. देयर इज़ नो न्यू प्रॉफिट गोइंग टू कम आफ्टर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एनी शेप और फॉर्म, anywhere in the world. And that is the belief of finality of prophethood. If anyone believes in a new prophet, or if anybody claims to be a new prophet, the claimant and the followers of that false claimant, all of them, they are out of fold of Islam immediately. They have nothing to do with Islam. Nothing to do with Islam. अब इसके बाद कोई चीज़ बाकी बचती है. अब तो 1.8 बिलियन जो मुसलमान हैं, अब कादियानियों के अकायद के नज़दीक वो नॉन मुस्लिम हैं, वो काफिर हैं, बल्कि पक्के काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं. There are certain other words as well जो उसने इस्तेमाल किए. नहीं, अब वो तो गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, मेरे तो मुंह जेब नहीं देता कि जो मुसलमानों के मुतल्लिक़ कहे हुए हैं. बहरहाल ये तो है अकीदा ख़त्म, वो जो कि हर मुसलमान इसको जानता है. अब इन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो मूसा को तो नबी मानता है मगर ईसा को नहीं, या ईसा को नबी मानता है मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है मगर मिर्ज़ा साहब मसीह मौद को नहीं, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज. अब इसके बाद क्या पीछे बचता है मुसलमानों के पास? हमारी कोई उनसे कोई ज़ाती लड़ाई है? बर्क साहब हैं माशाल्लाह, ये पहले ये कादियानी थे, फिर अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से इनको इस्लाम की रोशनी दी, ये मुसलमान हुए. अब ये किसी मौलवी से सीख कर नहीं हुए मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरह रास्त इनको इस्लाम की रोशनी दिखाई. अब ये जवानी से ये इस्लाम की अब तबलीग कर रहे हैं. लोग पढ़ा है, इन्होंने मुताला किया है, उनकी किताबों से हवाला जात लिए हैं. अब इनके फिर वालदा भी, वालद भी, भाई भी, और 500 से करीब मुसलमान और मुसलमान रिपोर्ट्स शाये हुई हैं. कादियानी इसी तरह, वो बंदा यहाँ से निकला, आपने उस पर पूरी एक वीडियो भी बनाई थी, वो जो टीचर अब्दुल शकूर के ऊपर. अब शबाज, वो उसका जो शबाज तासीर है, शान तासीर, उसका बेटा सलमान तासीर का, वो उसने जाकर वहाँ ट्रंप से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ, देखे खाते पाकिस्तान का है और भोंकते भी पाकिस्तान के खिलाफ है. अफसोस इस बात की कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया. पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इस वक्त मजबूरी ये है, प्रॉब्लम ये है हमें कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतने इस वक्त गट्स नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी उनके पास अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान का दिफा कर सकें. दैट इज़ द ट्रेजेडी वी हैव इन हैंड. से कहूँ कि आप एक ज़िम्मेदार पार्लियामेंटेरियन हैं, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ ऑर्डर दैट यू नेम इट एज एन इंक्वायरी रिपोर्ट whereas there is no comment taken by the Pakistani government. Hence, this report needs to be rescinded and a new report needs to be commissioned where they invite Muslims as well. ये तो कादियानियों की रिपोर्ट लिखी हुई है, ऐसे लग रहा है. ये the parliamentarians need to sit up, you know, they need to get up from their backside and do some hard work. किसी की लिखी हुई रिपोर्ट को पब्लिश ना करें. इस रिपोर्ट में तो सारा ही सारा कादियानियों ने जो एक रिपोर्ट बनाई है वो इनको दे दी है, इन्होंने पब्लिश कर दी है. मुसलमानों को भी पूछते हैं ना कि आपके मसाइल क्या हैं. वो शिवोन मैकडोना सिर्फ कादियानियों की नहीं है, वहाँ की जो लोकल मस्जिद थी उनसे पूछती, वहाँ पर इस्लामिक सेंटर है मॉडर्न में, उनसे पूछा है शिवोन मैकडोना ने कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में कि पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहा है और हुकूमत वक्त इसकी हुकूमत पाकिस्तान सरपरस्ती कर रही है. उनसे नहीं पूछा गया, सिर्फ कादियानियों के लोगों को क्यों पूछा गया. ये इंक्वायरी रिपोर्ट क्या हुई? फिर पाकिस्तान को चार्ज किया तो आप वहाँ की कम्युनिटी से पूछते जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है. पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है, पाकिस्तान हाई कमीशन मस्ट हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस थिंग.
दे मस्ट हैव बीन आस्क्ड अबाउट फ्रॉम द पार्लियामेंटेरियन, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गलतियाँ हुई हैं। अभी अफजल खान एमपी का विथड्रॉ करना ये बहुत बड़ा धचका है कादियानियों के लिए भी और ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप के लिए भी। एंड आई थिंक ही इज़ डन ए गुड जॉब दैट ही इज़ कम आउट एंड ही इज़ स्पोकन द ट्रूथ दैट ही वाज नॉट टेकन इन कॉन्फिडेंस बिफोर दे पब्लिश द रिपोर्ट। और पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है, व्हाट आई हर्ड दैट दे फाउंड आउट ओनली 2 hours before the launch of this report. So how can you say this is an independent inquiry by the all party parliamentary group? तो इस पर अभी हम तो इन्वेस्टिगेशन का कहेंगे कि पार्लियामेंट को चाहे कि इन्वेस्टिगेट करें और दोज हु आर कल्प्रिट दे मस्ट बी पनिश्ड। कि पाकिस्तान के एक इंडिपेंडेंट स्टेट है उसके खिलाफ सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। पाकिस्तानी है वहाँ पर, मिलियन के करीब पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं वहाँ पर, उनकी दिलेदारी हुई है सिर्फ 50,000 कादियानियों के लिए। तो फिर तो लोग सच्चे हैं ना कि कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत कादियानियों के लिए काम करती है और कादियानी बरतानवी हुकूमत के लिए काम करते हैं। लोग फिर जब लोग ऐसे इल्ज़ामात लगाएंगे तो लगाएंगे ऐसी वजूहात पर ही कि पार्लियामेंट्री ग्रुप ने एक जस्टिस नहीं किया वहाँ पर। ब्रिटिश पार्लियामेंट, it is a very respectable institution throughout the world, and to me they have damaged the partiality of British Parliament. So kind of you for your precious time. तमाम मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि it's the high time to come forward in order to defend the dignity and honor of Rasulullah alayhi salatu wasalam. It's the high time to come forward in order to defend the dignity and sovereignty of Pakistan. I must say, Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और जो रिसेंटली उन्होंने कल हज़रत ईसा की गुस्ताखी में ट्वीट की सवाल कि मेरा जैसा मेरी मर्जी के नारे लगाए। मार्च के महीने में हमने चेयरमैन पैमरा को एक लेटर लिखा जाके उनके पैमरा के हेड ऑफिस में जाके इस्लामाबाद में जमा कराया और उसमें यह कहा कि जनाब हर चैनल पे इस पर पाबंदी होनी चाहिए। 3-4 महीने तो पैमरा सोया रहा, उसको होश नहीं आया। 2 जुलाई 2020 को पैमरा ने हमें रिस्पांस दिया और इतना हम हैरान हुए, हमें हैरत हुई उसके रिस्पांस पे। उसने हमें कहा कि जी आपका एक ख़त वसूल हुआ जिसमें आपने ये कहा कि मिस्टर खलीलुर रहमान यूज्ड हाईली ऑब्जेक्शनेबल, अब्यूजिव, डिसग्रेसफुल एंड अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स फॉर अ फीमेल गेस्ट। आपने मारवी सरमद के खिलाफ की और उन्होंने कहा कि जी खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ आपकी दरख्वास्त आई है। हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर टेम्पर हो रहे हैं। क्या मुमताज़ कादरी के केस में डॉक्यूमेंट्स के टेम्पर नहीं हुए होंगे जो उसे फांसी दे दी? मुझे तो शक हो रहा है कि क्या पता आसिया मलूना के केस में लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मारवी सरमद, आपने मुमताज़ कादरी की बात की, मारवी सरमद सुलेमान तसीर के हक में निकली थी। और यार सलमान तासीर क्या, दुनिया में जितने बदबख्त और नुत्फ़ा हराम की पैदावार जितने भी उन सब के हक में ये निकली है। जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ बकवास करता, कोई ब्लॉगर हो कोई भी हो, ये उसके हक में आके मीडिया पे बकवास कर रही होगी। मीडिया पे ना आए तो ये ट्विटर पे बकवास कर रही होगी। वक्त पे 2-4 लेतर मारो यार, रोज़ाना लोग मर रहे हैं, ऐसे 2-4 फारिग कर दो ना, क्या जाता है आपका? इसके तो पीछे कोई जनाजा पढ़ने शायद ना निकले। अल्लाह बेहतर करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें कि वक्त पे इन तमाम नुत्फ़ा हराम को, इन गुस्ताखों को, इन तवाइफ़ों को, तवाइफ सिर्फ ये औरत के नाम पे धब्बा है, इनको लगाम डाली जाती, इनको कानून की गिरफ्त में लाया जाता, इनकी नेशनैलिटी पे पाबंदी लगाई जाती, इनको हमारे मीडिया पे बैन किया जाता तो कभी ये नौबत ना आती। इनको वो सज़ाएं मिलती जो कि हकीकी तौर पे सज़ाएं हमारे कानून में लिखी हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर देते। ये इसके अलावा जो ये 2-4 टके के लोग निकले होते हैं वो कभी ना निकलते। लेकिन होता क्या है कि सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ है। मार्च के महीने में हम लोगों ने जब इसने मीडिया पे आके दोबारा बकबख्तियाँ शुरू कर दी थी, मसला ये है, मैं देखें इकबाल कहते हैं ना, यूरोप की ग़ुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। मीडिया ऐसे क्यों दिखा रहा है? मुझे तो गिला मीडिया से। ये अमेरिका में जाके अगर पनाह लेके बैठी हुई है, कभी पाकिस्तान आ जाती है, कभी कहीं और दफ़ा हो जाती है। हमें इससे गिला नहीं है कि अमेरिका इसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमारा दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। मीडिया क्यों ऐसे दिखा रहा है? नहीं, अगर ये मीडिया पे नहीं आती, जो इन्होंने कल ट्वीट किया, अगर ट्विटर भी इस तरह की बकवास। सर मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे कितने फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक हुए। मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे कोई वीडियो या पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकता, मुझ पर पाबंदी लगी हुई है। लोगों के हर दूसरे दिन हज़ारों फेसबुक अकाउंट्स हमारी गवर्नमेंट की जानिब से ब्लॉक करवाए जाते हैं। FIA और PTA का ये काम होता है कि जाके ये लिखे कि जी ये लोग ठीक लोग नहीं है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है, इनके अकाउंट्स ब्लॉक करो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ जो अकाउंट्स बने उनको ब्लॉक क्यों नहीं किया गया?
कितने ऐसे लोग मुल्क से बाहर फरार हुए हैं, कोई मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर जाता है, उसको इंटरपोल के जरिए वापस बुलाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। रसूलुल्लाह के गुस्ताख को जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और मुल्क से बाहर फरार होकर उसने पनाह ली हुई है, उसको क्यों इंटरपोल के ज़रिए वापस नहीं बुलाया जाता? अगर कोई बंदा भागा हुआ है और उसे वो आपको नहीं मिल रहा, आप उसके घर पे छापे मारते हैं, उसके माँ बाप की तजलील करते हैं। आप ये बताएं, क्या इनके घर वाले इधर पाकिस्तान में नहीं है? पकड़ के 2 लितर मारो, इनका बाप भी वापस आएगा। क्यों नहीं ये रास्ता अपनाया जा रहा? एक बंदा किसी मुकद्दस गाय, किसी वजीर मशीर के बारे में उल्टी सीधी बात करता है, रातों रात उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया जाता है। गुस्ताख का सॉफ्टवेयर चेंज क्यों नहीं होता? और इस्लाम इज दैट मच ब्यूटीफुल रिलीजन कि इफ समवन स्पीक्स अगेंस्ट हजरत ईसा अलैहि सलाम which they call Jesus Christ, if someone speak against Hazrat Musa alayhi salam, which they call Moses, if someone speaks against Hazrat Daud alayhi salam, which they call David, वो क्रिश्चियन या यहूदी ना निकले, मुसलमान निकलता है। मैंने सुबह से देखा कोई एक ईसाई भी इस मारवी सरमत के खिलाफ नहीं बोल रहा, मुसलमान निकला है। ये बताएं, ये मारवी सरमत या लिबरल जितने भी हैं वो खुद को मुसलमान शो करते हैं कि हम मुसलमान हैं। देखिए, मैं किसी के ईमान पे बात नहीं करूँगा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि इन लोगों ने हमेशा मस्जिद के ख़िलाफ़, मदरसे के ख़िलाफ़, एक बग़ैर तनख्वाह लेने वाले वो आलिम दीन के ख़िलाफ़, बग़ैर तनख्वाहों के शहादतें देने वाले कश्मीरी और फ़लस्तीन के मुजाहिद के ख़िलाफ़ इन लोगों ने बकवासात की हैं। कभी आपको ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस नज़र नहीं आए कि इन्होंने डॉक्टर आफिया की आवाज़ उठाई हो? उठाइए कभी इसने? कभी आपको ये नज़र नहीं आए कि इन लोगों ने कश्मीर की मजलूम माओ बहनों बेटियों को भी वुमेन राइट्स में शुमार करके उनकी आवाज़ उठाई हो? उठाइए कभी? कभी इन लोगों ने, अमेरिका ने जो जुल्म किया, जो इराक पे जुल्म हुआ, मुसलमानों को बरहना करके बहन भाइयों को एक दूसरे के सामने सिट स्टैंड्स करवाए गए, उनकी वो सीडीज़ और उनकी जो कैसेट प्लेयर्स थे वो रिकॉर्डिंग करा के पूरे बरसगीर में मुसलमानों को भेजे गए, मुख्तलिफ तरीके से उनके घरों तक पहुँचाए गए निशान इबरत हासिल करने के लिए। 2002 से 4 की बात है। क्या ये लोग बोले? जो बोस्निया में मुसलमानों के साथ हुआ, हज़ारों मुसलमानों को एक सफ़ में खड़े होकर उनके माओ बहनों बेटियों के सामने छलनी कर दिया गया, और उसके बाद ये सर्बियन आर्मी जो सिविल आर्मी थी, ये यूगोस्लाविया की, उनके ऊपर चढ़ दौड़े मासूम औरतों के ऊपर। और उधर ये लिखा जाता था, लाइसेंस दिए जाते थे सिविलियंस को कि जनाब जिस तरह यहाँ दिया जाता है ना कि ये लाइसेंस मिला है, 10 से ज़्यादा परिंदे नहीं मार सकते, वहाँ लिखा था 20 से ज़्यादा मुसलमान नहीं मार सकते। यानी कि ये मजाक बना दिया था मुसलमानों का कत्लेआम को। ये उन लोगों ने किया और यूनाइटेड नेशन की आर्म्ड फोर्सेस की नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ। मुसलमानों से असला ले लिया गया था। ये उस वक्त कहाँ मर गई थी? ये पुरानी बात नहीं, 1995 की बात कर रहा हूँ, आज से गालिबन 20-22 साल पुरानी बात है। उस वक्त ये लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस कहाँ थे? आज ये लोग आपको नजर नहीं आएंगे। इजराइल डेली बेसिस पे गजा स्ट्रिप से फ़लस्तीनियों को निकाल रहा है। आज 12वां दिन है, रोज़ाना रात को एयर स्ट्राइक्स होती हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर। कोई एक दिन इसका बयान आपने देखा है ह्यूमन राइट्स के कि जी उसके खिलाफ, आया सूफिया के खिलाफ ये बकवास करने के लिए पहुंचे होंगे, तैयब अर्दगान के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ बकवास करने लोग पहुंच चुके होंगे। जो मसाजिद फ़लस्तीन की जिन पे कब्जा करके उनमें इन लोगों ने शराब खाने खोल लिए, उस पर तो कभी ये लोग नहीं बोले। ये कैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं कि जब इन्हें अपना जिस्म बेचना होता है तब इन्हें याद आ जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब किसी मुसलमान औरत के सर से ज़बरदस्ती दुपट्टा खींचा जा रहा होता है तब इन्होंने कभी नहीं बोला कि यार उसका जिस्म है, अगर उसने ढांपा हुआ है तो उसकी मर्जी है। तब इन्हें कभी नहीं ख्याल आया। तो ये 2 टके के ये वो लोग हैं, सही कहता था खलीलुर रहमान कमर कि इनके बदबूदार गलीज़ जिस्म पे कोई थूकने को तैयार नहीं होता। हमारी थूक इनके गलीज़ जिस्म से मुबारक है। इन लोगों का यही हाल है। इन्हें नज़रअंदाज करो, इनके ख़िलाफ़ केस करें, एहतजाज नहीं। इससे ये लोग मज़ीद प्रोमोट होते हैं और बाहर अज़ालिम लेके बैठ जाते हैं, इनकी फ़ंडिंग में इजाफा होता है। पूरे पाकिस्तान के वकला से मैं कहता हूँ, अपनी अपनी अदालतों से पूरे पैनल के साथ जाके इनके ख़िलाफ़ केस दायर करें, अपने अपनी कचहरियों में, अपने अपने थानों में इनके खिलाफ FIR करवाएं। और इससे ज़बरदस्ती पाकिस्तान वापस इसको, और लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट दूंगा जो जो लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, उन्हें इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलाया जाए। अगर ये बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं बुलाते तो हमें मैदान में निकलना पड़ेगा फिर इंशाअल्लाह ताला इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करने के लिए बैठा हुआ होता है। ठीक है, जो मारवी सरमन ने कल ट्वीट की है उसमें हज़रत ईसा की तो गुस्ताखी की है, लेकिन एक इशारा भी दिया उन्होंने
ठीक है, उसके बारे में देखिए क्या मैं ओवरऑल बात करूंगा। जब बात ऐसी मुक़द्दस हस्ती की आ जाती है उसके अलावा फिर हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे ही नहीं। पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं, उस पर जब भी किसी बंदे के साथ ज़्यादती होती है सबसे पहले हम लोग बोलते हैं। हम लोगों को बड़े बड़े इदारों और महकमों के लोगों से टकराना पड़ता है, हम टकरा लेते हैं, लेकिन जब मामला हमारे दीन पे आता है ना फिर ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ डिस्कस नहीं करते जब वो पहला इशू रिजॉल्व नहीं होता। इन लोगों ने इन चीज़ों को आड़ बना के, हमारी रोज़ाना के मसाइल को आड़ बना के, इन लोगों ने मज़हब को तनकीद का निशाना बनाया। नहीं, मारवी सरमत का जो बलोचों ने कहा कि आप लोगों ने हमारे राइट्स में बोलने के लिए सो कॉल्ड, आप लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह किया, आप लोगों ने बलोचों को इतना बड़ा थप्पड़ रसीद किया है। वो बलोच आज सर पीट रहे हैं कि यार ये बदबख्त औरत क्यों हमारे हक़ में बोली है। कोई बाहया इज़्ज़तदार गैरतमंद औरत कोई मर गई थी जो हमारे हक़ में बोलती, कि यही बदकार औरत मिली है बोलने के लिए। बलोच सबसे ज़्यादा आज मुझे उनके अंदर दुख और दर्द नज़र आ रहा है कि ये बदकार औरत कभी हज़ारा किलिंग्स के ख़िलाफ़ बोल रही थी, आज हज़ारे वाले हमें कॉल करके बोलते हैं कि यार ये बदबख्त हमें नहीं चाहिए हमारे हक़ में बोले। जितने कम्युनिटीज़ के हक़ में इसने बोला, ये ईसाइयों के हक़ में बोल के सिंपैथी करती थी, क्लेम करती थी कि हमें ये ईसाई हमारे फेवर में हो जाएंगे और ईसाई इसे लानत भेज रहे हैं। लेकिन इस्लाम है कि इन मुसलमानों ने केस किया, ईसाई निकले नहीं। इस्लाम है जो हमेशा निकलता है हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हक़ में। इन लोगों को मैंने नहीं देखा। जिनको ये नबी मानते हैं उनकी तौहीन हुई है, निकल मुसलमान रहे। तो आज तो कम से कम मैंने ये एहसास हो जाना चाहिए कि मुसलमान कोई रिजिड बिलीव का जो ये कहते हैं वो नहीं है। मुसलमान बड़ा पुरअमन आदमी है। आप उसे मुझे गाली दो मैं बर्दाश्त करूँगा, मेरे टब्बर को गाली दो बर्दाश्त करूँगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक नहीं, लेकिन मारवी सरमत का जो कहना है कि मस्जिद में जिस तरह आए दिन हमें एक वाक़या सुनने को मिलता है कि एक मौलवी ने एक बच्ची के साथ रेप कर दिया, एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ रेप कर दिया, आए दिन हमें यह खबर मिलती है। देखें हसनैन भाई, जिस मौलवी ने किया ना उसे उठा के फांसी दो, फांसी दो, उसके खिलाफ कानून बनाओ कि मस्जिद में अगर कोई इस तरह करता है और मस्जिद की हुर्मत को पामाल करता है उसका ये सज़ा होनी चाहिए। कानून बनाओ, मैं सबसे पहले साथ दूंगा। लेकिन ये कानून कौन बनाएगा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर PhD स्कॉलर जो बच्ची बन रही होती है उसके साथ ज़्यादती करता है और वो मजबूर आके ख़ुदकुशी कर लेती है, उसके खिलाफ कानून कौन बनाएगा? जब ये कानून बन रहा था कि बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी दी जाए, तो ऑपोजिशन नहीं, गवर्नमेंट के अंदर मौजूद वजीर एक थी उसने भी मुखालफत की, और ये जो 2 टके की बैठी हुई है ना, ये मारवी सरमत साहिबा, इन लोगों ने भी मुखालफत की, ऑपोजिशन ने भी मुखालफत की। काश इनमें से किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता ना तो इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के बच्चे जो हैं वो महफूज रहते हैं। नहीं, लेकिन तब ये कानून बन जाता। में ही थे अली मोहम्मद खान जिन्होंने एक करारदाद पेश की, मैं तो उसको हिमायत की। जो कल हुआ कि हर फॉर्म पे, हर पेपर पे खातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। और जिस दिन ये अली मोहम्मद खान ने करारदाद पेश की थी, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए, अल्लाह गवाह है, रात को 12:30 बजे मेरी उनसे इस बात पे डिस्कशन हो रही थी, और अगले दिन जो करारदाद पेश की थी वो प्रिंटेड नहीं थी, वो हैंड रिटन थी। यानी रात को हम लोगों ने सारा डिस्कस किया। सुबह ये अली मोहम्मद खान से भी आप पूछ लीजिएगा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। मुझे लाख इख्तलाफ है इमरान खान से, उसकी गवर्नमेंट से, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है हम हमेशा उसके जूतों में भी बैठना पड़ा हम बैठने को तैयार होंगे। लिहाजा अली मोहम्मद खान से मैंने ये भी कहा था कि आपने बहुत अच्छी करारदाद पेश की कि जो शख्स किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है सरेआम फांसी हो। साथ मैंने कहा था एक और करारदाद पेश करो कि जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं उसे भी सरेआम चौक में टांगों ना फांसी दो। इस मुल्क से सब ये बदबख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लिबरलिज्म और ये इसके जितनी औलादें सब ख़त्म हो जाएंगी। आपको कैपिटल पनिशमेंट्स देनी पड़ेगी। लेकिन देखें जब ये निकलते हैं इनकी बहुत सपोर्ट होती है, ये कहाँ से इतनी सपोर्ट नहीं है सर। मैं आपको जब रिसेंटली इन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लेके निकले थे तो ये कोई थोड़ी सी तादाद नहीं थी, ये बहुत तादाद थी। मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग निकलते हैं ना किसी अच्छी कॉज के लिए, हमारे ऑडिटोरियम्स कैंसिल हो जाते हैं। हमने जब कहा कि जी मुमताज़ कादरी को हम लोग तमग़ा जुरत और बहादुरी देंगे आवाम की जानिब से, इन लोगों ने ऑडिटोरियम ब्लॉक कर दिए, पहले ही रोक देते हैं। इन लोगों के लिए तो राह हमवार की जाती है, इनको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, इनको तो पूरी मीडिया कवरेज दी जाती है, दुनिया का हर किस्म का मीडिया वहाँ पहुँचा होता है। क्यों निकलने देते हो? जो मुल्क आपके पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ बकवास करते हैं उनको प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो? उनको उठाओ, 2-2 लगाओ, सॉफ्टवेयर चेंज करो।
लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क की जो क्रीम है, जो एलीट है, आधे तो उनके बच्चे यहाँ निकले हुए होते हैं। मैंने तो वो तस्वीरें हमारे सामने आई कि सरकारी गाड़ियों में ये जा रहे थे। फिर किस किस के खिलाफ हम लोग लड़ें, क्या क्या चीज़ें हम लोग करें? कई जगहों पे फिर हमें खामोश रहना पड़ता है अपने मुल्क की खातिर। इसका हल क्या है, आप ये बता दें। बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इदारों, महकमों, गवर्नमेंट में या अपोजिशन में बैठ के इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, नाअहल करार दें, नौकरियों से निकालें। एक बंदा जब गलत किताबें, गुस्ताखाना मवाद जिस पे लिखा हो, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के बारे में गलत चीज़ें जिस किताबों में लिखी हों, उन किताबों को ख़त्म कर देता है। उस राय मंजूर नासिर को तो आप निकाल लेते हैं, जो हक की आवाज़ बुलंद करता है उसे आप रोक देते हैं। आप मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को क्यों नहीं रोकते? ये मुझे समझ से बालातर है कि जो बंदा हक की आवाज़ उठाए उसको रोक दिया जाता है, जो बंदा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हुर्मत की खातिर मैदान में निकले नामूस रिसालत के दिफा के लिए, उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। गुस्ताखा को 1.5 लाख लोग गिरफ़्तार करके इन लोगों ने बाहर भगवा दिया। अब उसने पूरी बुक लिख ली है, उसको मेडल्स दिए जा रहे हैं। किस बेस पे दिए जा रहे हैं कि उसने गुस्ताखी की है? और कौन सा इसने कारनामा सर अंजाम दिया जो बाहर जाके मेडल्स मिल रहे हैं? बाकी जो लोग 80-80 साल जेल में रह के निकले हैं, 40-40 साल रह के निकले हैं, उन्हें क्यों नहीं मेडल्स दिए जा रहे हैं? जो बेगुनाह पकड़े गए उनको क्यों नहीं मेडल्स दिए जा रहे हैं? लेकिन जो पाकिस्तानी कौम है वो मारवी सरमद के इस ट्वीट पे बहुत उन्होंने गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान कौम ने हमेशा ही हक का साथ दिया है। पाकिस्तानी कौम ने हक का साथ दिया है। मसला ये है कि हमारे 70 सालों से जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं वो हम पे मुसल्लत हैं इस कौम पे। काश वो लोग भी हक का साथ दे देते तो आज इसे नौबत ही ना आती इस तरह की बात करने की। आप लोग वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती हैं, इसको तर्किश लैंग्वेज में, इसको अरेबिक लैंग्वेज में, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में नीचे सब टाइटल्स दे के इसे ट्रांसलेट करके आप लोग उन्हीं ममालिक में, अमेरिका, बरतानिया और ऐसे ममालिक में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन्हें अंग्रेज़ी सब टाइटल्स के साथ भेजें। जहाँ पर इंडिया में भेजना चाहते हैं मुसलमानों को तो हिंदी सब टाइटल्स में जाके भेज दें। आप बांग्लादेश में बंगाली सब टाइटल्स लगा के भेज सकते हैं। आप लोग सिर्फ ये खिदमत ही कर लें तो आपके दिल का जो पैगाम जो हमारी ज़ुबान पर है वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है उम्मत मुस्लिमा का। इंटरनली हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जिस तरह तुर्की ने अर्तगल गाजी का एक ड्रामा बनाया था और उससे ये हुआ कि तर्किश जो कौम है उसके तहतुल शऊर में एक चीज़ बैठ गई है कि हम शायद वापस सल्तनत उस्मानिया की तरफ जा रहे हैं और वो लोग इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनका माइंड बन चुका है। तो ये सारा इसलिए करने की ज़रूरत है कि कल को अगर इंशाअल्लाह हम नज़रियाती लोगों की हुकूमत पाकिस्तान में बनती है तो हमें इत्तेहाद उम्मत के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़े। ये ना हो कि हम 5 साल अपनी हुकूमत में सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की जहन साजी कर रहे हो कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए करना चाहिए, कश्मीर के लिए करना चाहिए। ये उनके जहन में पहले से ये चीज़ बैठी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। जो ड्यूटी इस वक्त मैं पाकिस्तान की आवाम को असाइन करना चाह रहा हूँ, ये काम बज़ाहिर तो हुकूमत पाकिस्तान का था या इस्लाम के सो कॉल्ड ठेकेदारों का था या हमारे इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस का था या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल या इस्लामिक कमेटी का था, OIC का, कि इत्तेहाद उम्मत में कोई मौसर किरदार अदा करे। अब हम उस लेवल पे किरदार तो अदा नहीं कर सकते, ना हमारे वो इख्तियारात हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कौम के जो मामार होते हैं वो उसके असातिज़ा भी होते हैं, उसके स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसके नौजवान नस्ल होती है, उसके उलमा होते हैं। तो ये दरख्वास्त आप तमाम पाकिस्तानियों से है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने अपने एजेंसी के अंदर एक सेल बनाया जिसका काम ये था कि उन्हें बलूचिस्तान के लैंग्वेज कोर्सेज़ कराए जाएँ, बलूची लैंग्वेज के। उसके बाद उन्होंने फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, मुख्तलिफ़ सोशल वेबसाइट्स पर बलोचों को ऐड किया। ख़ुद को रिसर्च करने के बाद, इलाके के बारे में नो हाउ मालूम करने के बाद, उन्होंने बलोचों से रब्ते के बाद प्रोपेगेंडा करना शुरू किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनके जहन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को उगलने की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। हत्ता कि बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो अच्छी डिग्री होल्डर्स हैं उनको भी वरगलाने में उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने बरामदा बुगटी हरब्यार मरी को
पाकिस्तान से बाहर, किसी को स्विट्ज़रलैंड में, किसी को दुबई में, किसी को अमेरिका में, किसी को बरतानिया में पनाह दी। उनको वहाँ पर उनके औरत, शराब सब कुछ मिलता रहा और उन्होंने बलोचों के नाम को बेचा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अब मैं एक चीज़ बहुत सिंपल सी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत इसलिए नहीं है कि ये ख़ित्ता ज़मीन है जहाँ पर मैं पैदा हुआ। मुझे इस वजह से सिर्फ मोहब्बत है कि इट इज़ द ओनली होम लैंड आफ्टर मदीना पाक विच वॉज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। इसे काइंडली, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरी सुनिएगा, उम्मत के मुस्तकबिल की बात है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पूरे मैकेनिज़्म से उन्होंने काम किया। फिर इंडिया ने, जब पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो ख़िता है, कभी बांग्लादेश कहलाता है और दूसरा ख़िता ये पाकिस्तान। बांग्लादेश में जो मेजॉरिटी थी टीचर्स की वो हिंदू थे। उन्होंने जहन साजी की, बच्चों को वरगलाया और कहा कि जो पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा है वो सारा कुछ खा पी जाता है। GHQ वहाँ पे है, सेनेट वहाँ पे है, असम्बली वहाँ पे है, मईशत के सारे मामलात वहाँ पे हैं। आपके पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ मछलियाँ खा रहे हो। लिहाजा ये जहर उगला गया और नतीजतन बाद में हमारे अपनों की भी कुछ हरामज़दगियाँ थी माजरत के साथ, जिस वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ। अब मेरी गुजारिश, जो ड्यूटी असाइन करना चाहता हूँ, जिस तरह आप लोगों से अर्ज़ किया था, इंडिया में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। आसाम, फिर ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, कामतापुर, कर्गिस्तान, मणिपुर, नागालैंड, खालिस्तान, त्रिपुरा और फिर हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़। ये दो मुस्लिम अक्सरियत रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती थी, लेकिन इन्हें नहीं करने दिया गया। अब पाकिस्तान में आप लोगों ने जो मेहरबानी करनी है, ये आवाम में से मैक्सिमम मैं अभी उनसे मुखातिब हूँ जो अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं। सुबह 8 से लेकर दिन 2 बजे तक आपकी नौकरी का टाइम होता है, घर को बच्चों को भी टाइम देते हैं, और आप में से हज़ारों की कॉलें हमें आती हैं, आके मिलते हैं कि हम क्या काम करें, हमारे लायक कोई हुक्म खिदमत तो बताएं, कोई जानी कोई माली, ये आप लोग कहते हैं ना। अब आप लोगों के लायक हुक्म खिदमत समझें या इसे मेरी तरफ से अर्ज़ समझें तो वो यही है कि खुदारा आपने सिर्फ 3-4 रियासतों पर काम करना है। नंबर 1 आसाम, नंबर 2 जूनागढ़, नंबर 3 हैदराबाद, दक्कन। और इसके अलावा ये देख लें कि इंडिया में जो मुसलमान हैं, क्या वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझ पाएंगे? मेजॉरिटी उर्दू समझ जाते हैं, जो नहीं समझते तो उन ज़ुबानों के बारे में जानें। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, उनके कोर्सेज़ करें। और सोशल मीडिया, जिसको आप लोग पापा की प्रिंसेस या आप लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए होते हैं, बाद में वो कोई मर्द निकला हुआ होता है आपकी तरह का, उससे हट के अगर आपने उम्मत की खिदमत करनी है तो हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को ऑन बोर्ड लें। उन्हें बताएं कि यार अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे तुम्हारे साथ जो दिल जुड़े हुए हैं वो कलमा तैयबा की बुनियाद पे हैं। कश्मीर की जहाँ तक बात है तो उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ गन सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ तक इन तीनों रियासतों की बात है, इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये इतने बड़े ढगे थे कि जब सिटीज़नशिप एक्ट का मामला बना था तो हम इंडिया में एक नया पाकिस्तान बनने को आ चुका था। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान सरापा एहतजाज हो गया था और मोदी को ये डर था, वो कुछ नहीं कह रहा था उन मुसलमानों को कि कहीं पाकिस्तान की तरफ इनकी तवज्जो ना जाए और ये पाकिस्तानी परचम लेके ना निकल जाए। जब हम लोगों ने आगे से कोई रिस्पांस नहीं दिया बतौर हुकूमत या बतौर रियासत, तो मोदी ने यह देखा कि ये सारे लावारिस बेयारों मददगार हैं, तो उसने RSS, शिव सेना, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि, सिंगटन टाइप की तमाम दहशतगर्द तंजीमों को यूटिलाइज़ करके मुसलमानों पर चढ़ाई कर दी। मुसलमान रेडी लगाने वाले को बरहना करके मारा गया। मुसलमानों को चौराहों में लाके हाथ पांव बांध दिए गए और संसार किया गया, पत्थरों से मार मार के उन्हें शहीद किया गया। मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया गया और इतना रोब व दबदबा तारी कर दिया गया उनके ऊपर, इतनी दहशत तारी कर दी गई कि कोई मुसलमान उसके बाद अपने हकूक़ की जंग हिंदुस्तान में नहीं लड़ पा रहा। अब जब मैं मदीना शरीफ गया तो मुझे जब सीनों से हिंदुस्तान का मुसलमान लगाता था, गले लगाता था, तो वो कुछ बोल नहीं पाता था। उसे डर होता था कि 40-50 लोगों में से जो हमारा काफ़िला आया है भारत से, उस काफ़िले में एक अदरॉ का बंदा लाजमी होता होगा, मुसलमान बन के ही भावें बेशक वो आए, तो उसे कहीं, और उसका प्राइम फोकस ये होता है कि इन पे नज़र रखो किसी पाकिस्तानी से तो नहीं मिल रहे। तो वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन सीने से लगा के
उनकी आंखों में मैं नमी देखता था और बेबसी के आंसू देखता था, बेबसी के तासुरात उनके चेहरे पे यहाँ होते थे। आप लोग, ये सोशल मीडिया एक हथियार है, अगर इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया जाए। आप लोग मुसलमानों के साथ वेल कनेक्टेड रहें। दुनिया में कादियानी चाहे बरतानिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, वो इतने वेल कनेक्टेड होते हैं कि आप पाकिस्तान में कादियानी कोई भी हरामजदगी करता है, उसके बारे में आप ज़रा सा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहें तो वो ट्रंप तक बात पहुंची होती है और ट्रंप आपको ऑर्डर करता है, आपके हुकाम बाला को, कि ख़बरदार मेरे जूतों में ही रहो, इन्हीं को पॉलिश करो, ख़बरदार हमारे पालतू कुत्तों को, कादियानियों को कुछ ना करो। लिहाजा जब वो पाकिस्तान में 1% भी नहीं और इतना वेल कनेक्टेड हैं कि पूरे निज़ाम को ऑक्यूपाई करने की वो जुर्रत रखते हैं, तो हम लोग इस मुल्क में बाकी माइनॉरिटीज़ को हटा के 97% होने के बावजूद भी हम ख़ुद को मेजॉरिटी में तसव्वुर नहीं कर पा रहे। उसकी क्या वजह है कि मुसलमान इतना कमज़ोर है? कुर्दोगलो और सादुद्दीन तौबिक टाइप के मटीरियल्स तो हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग वेल कनेक्टेड नहीं हैं। एक पीर दूसरे पीर को अफोर्ड नहीं करता, एक मौलवी दूसरे मौलवी को पसंद नहीं करता। पहले तो होता था कि मामला बरेलवी देवबंदी का है या अहले हदीस के साथ मुनाजरा चल रहा है। अब तो मसला ये है कि विद इन बरेलवीज़ जो है इतने स्कूल ऑफ थाट्स बन गए, विद इन देवबंदीज़ इतने स्कूल ऑफ थाट्स बन गए कि आपस में एक दूसरे से सलाम लेने भी गवारा नहीं समझते। लिहाजा मुसलमानों, बाद में आप लोग फ़ैसला कर लीजिएगा कि हमें किस तरीके से नमाज अदा करनी है, मतलब हाथ कैसे बांधने हैं, या यूं बांधने हैं या यूं बांधने हैं, क्या करना है। ये फ़िक़ही मामलात और बाकी मामलात बाद में तय किए जा सकते हैं। इस वक्त दुश्मन आके आपको लितर मार रहा है और आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। दुश्मन का बम जब आप पे गिरता है तो वो आपसे नहीं पूछता कि बेटा तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे, वो आपको कलमा तैयबा की बुनियाद पे आके मारता है। अब आगे आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान के मुसलमान कभी भी किसी दूसरे की हुकूमत को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। अफ़गानिस्तान इतनी गैरतमंद और दलेर कौम है, उसने बड़े दलेर और गैरतमंद जवानों को, मुजाहिदों को पाल पोस के बड़ा किया और वो एक तनावर दरख्त बने। लेकिन प्राइम फोकस अमेरिका का ये रहा कि अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आपस में, पाकिस्तान को इस्तेमाल करके जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका घुसा और अफ़गानियों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत डाली, आप उस नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं। हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि कभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। हम लोग मुसलमान भाई हैं और हम लोग एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग पश्तो स्पीकिंग हैं। लिहाजा ये काम KPK में रहने वाले मुहिब वतन मुसलमान कर सकता है। वहाँ के नौजवानों से दरख्वास्त है कि अफ़गानियों से अगर वो आपको गाली भी दें, आप उन्हें बोलो कि तुम मुझे जो मर्ज़ी बोलो, मैं इस्लाम की निस्बत से तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कभी भी ना उनको यूज़ होने देना। हम लोग वो हैसियत नहीं रखते जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे बुलाया और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पाकिस्तान की नफ़रत उनके जहनों में डाली। हम लोगों ने अगर 2-4 को स्कॉलरशिप दे भी दी तो हमने ये फ़ोकस नहीं किया कि हम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत और आपस में एक अच्छा रिश्ता कायम कर पाएँ। हम लोगों ने वो नज़रियाती तरबियत पे कभी फ़ोकस ही नहीं किया। हमारे बच्चे जाके हनुमान के बारे में पढ़ के आ जाते हैं, हमारे बच्चे जाके ग्रीन डे तो रेड डे तो ब्लू डे जाके मना आते हैं। हमारे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, मुझे दुख होता है जब वो आधे आधे लिबास पहन के स्कूलों में जा रही होती हैं, सिर्फ छोटी सी पतली सी निकर पहना के और फ्रॉक टाइप पहना के उन्हें भेजा हुआ होता है, और फिर हम कहते हैं कि ये दरिंदगी का निशाना बनती हैं। उन दरिंदों को तो मारो, लेकिन स्कूल वालों से भी कहो कि बंदे के पुत्र बन के इनको पूरा यूनिफॉर्म कम अज़ कम पहना दो, ये हमारी इज़्ज़त है, हमारी कौम की सलामती है। खैर, KPK के नौजवानों से यही दरख्वास्त है, पठानों से, कि आप अफ़गानिस्तान पे फोकस करें। एक काम जो जमात इस्लामी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन जमात वहाँ पर है वो वहाँ की जमात इस्लामी है, जो कि बुरा ना मनाइएगा कि मकबूजा कश्मीर और बांग्लादेश की जमात इस्लामी हमारे मुल्क में मौजूद जमात इस्लामी से बहुत अच्छा काम कर रही है। वो लोग पाकिस्तान के लिए ज़्यादा शहादतें दे रहे हैं। वहाँ पर मुल्ला अब्दुल कादिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी दी गई सिर्फ इस वजह से कि 71 में जब बांग्लादेश अलग हो रहा था तो वो पाकिस्तान के हामी थे, वो बांग्लादेश को नहीं टूटने दे रहे थे। वो चाहते थे कि इकट्ठे रहे, पाकिस्तान मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे। लेकिन
जो भी सूरत हाल बनी, हम लोग 2 लख्त हुए। एक टीम हमारी ये काम कर रही है कि किस तरीके से वापस बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ा जाए, हम लोग किस तरीके से मुनज़्ज़म मुत्तहिद हों। लेकिन आप लोगों ने जो किरदार अदा करना है वो ये करना है कि कम से कम यहाँ के जमात इस्लामी वाले वहाँ के जमात इस्लामी वालों से राब्ते में रहें। स्लीपिंग सेल्स लाजमी नहीं है कि वहाँ पर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से काम कर रहे होंगे। वहाँ का जो तगड़ा मुसलमान है, जो जिसका ईमान पुख्ता है, जिसका कामिल यकीन है, वो लाजमी वो स्लीपिंग सेल्स होते हैं जो कभी भी एक्टिव हो जाते हैं जब वो एक बड़ी मूवमेंट को देखते हैं। आप लोगों ने सिर्फ उन स्लीपिंग सेल्स से राब्ते में रहना है। पाकिस्तान के मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आधे बंगाली तो उर्दू समझते हैं, आधों के लिए आपको बंगाली लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी। बहुत आसान काम होता है, गूगल पे आप उर्दू ट्रांसलेशन इनटू बंगाली लिख दें तो आपको वही जुमला जो आप उर्दू में या रोमन में लिखेंगे वो बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरीके से बांग्लादेश के जितने ग्रुप्स और पेजेस हैं वहाँ पर जाएँ, बंगालियों को ऐड करें, उनसे राब्ते में रहें, उन्हें बताएं कि यार अब बहुत हो गया, अगर हमारे बड़ों ने कोई गलतियाँ की, हम माजरत चाहते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अब हम मुसलमान आपस में मज़ीद नहीं लड़ सकते। कुफर चाहता ही यही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे मुसलमानों को तकसीम किया जाए। एज़ फार एज़ तुर्की इज़ कंसर्न्ड तो वहाँ पर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुर्की हमसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा इश्क रखने वाली कौम है, हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकली किरदार अदा करने वाले दलेर लोग हैं। इसके अलावा जहाँ तक अरब कंट्रीज़ की बात है तो हर स्कूल में या हर स्कूल नहीं तो हर चौथे पाँचवें में से 1-2 स्कूलों में अरबिक टीचर मौजूद होता है। उलमा हमारे मौजूद हैं जो अरबी जानते हैं, कई कारी इस तरह के हैं जो अरबी जानते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पे बजाय इसके कि मैं अपनी मस्जिद का पे जो है कब्ज़ा करने के बाद फ़लाँ की मस्जिद पे भी कब्ज़ा कर लूँगा, फ़लाना मौलवी हिंज है तो फ़लाना मौलवी हिंज है, वही कुएँ के मेंढक ना बने। खुदा का वास्ता आपसे दरख्वास्त है कि आप अरब कंट्रीज़ में जितने भी आपकी कंट्रीज़ इस तरह की हैं जहाँ पर अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ के मुसलमानों को ऑन बोर्ड लें और उन्हें कहें कि यार फ़लस्तीन की जो गज़ा स्ट्रिप है उसको बिल्कुल खाली किया जा रहा है। और गूगल मैप पे आप जाके देखें तो इज़राइल मौजूद होगा, आपको फ़लस्तीन गूगल मैप पे नज़र नहीं आएगा। इस हद तक फ़लस्तीन को नज़रअंदाज कर दिया गया है और एक नाजायज़ रियासत को एक्सेप्ट कर दिया गया इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों में सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमारे बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। उनके साथ ये हुआ कि फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इनको औरत और शराब का आदी बना दो। फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो। और ये हो चुका, तकरीबन हो चुका कि वहाँ पर सारे औरत और शराब के पुजारी बन चुके हैं और इस्लाम के लिए कोई भी प्रैक्टिकली अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, सारे अपनी हुकूमतें बचा रहे हैं। लिहाजा वहाँ की पब्लिक को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी गवर्नमेंट्स को अपना कंसर्न शो करे कि तुम लोग जो इधर आके यहाँ पर कॉन्सर्ट्स करवा के हमारे अरब ममालिक में, हमें वो नहीं चाहिए। तुम तो यहाँ पर आके स्टैचू ऑफ लिबर्टी आके लहराना चाहते हो, वो बुत हमें नहीं चाहिए। ना हमें यहाँ पर शिर्क की फैक्ट्रियाँ चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारी फ़लस्तीन की जो माँ बहन बेटी है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसके सर पे दुपट्टा दे दो और तुम लोग सौदा ना करो फ़लस्तीन का, उसके लिए मुनज़्ज़म हो जाओ। तमाम अरब ममालिक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। ये किरदार अदा आप लोग कर सकते हैं। ये तभी होगा जब अरब कंट्रीज़ के मुसलमानों को आप ऑन बोर्ड लेंगे, उनके आगे रोएंगे, उनसे मिन्नतें करेंगे कि जो तीर आज फ़लस्तीन पे बरस रहे हैं वो कल उसका रुख आपकी तरफ भी होगा। और आपके पास ख़ुद के बचाव के लिए अगर पाकिस्तान का ऑप्शन है तो हमेशा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हों कि जो पाकिस्तान को इस्लाम के लिए सही मायनों में यूटिलाइज़ कर पाएँ। लिहाजा आप सबको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। एंड पर भी हो, लिहाजा इसमें जो माएँ हमें कॉल करके दुआएं देती हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, हमारे बच्चों की उम्र लग जाए, तो माएँ जी हम आपसे भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं कि आपके बच्चे जो वैसे फिर रहे हैं अगर, तो उन्हें कहें यार ये काम कर लो, मरना तुम लोगों ने वैसे भी है, 250 बंदों ने जनाजा पढ़ लेना है तुम्हारा और तीसरे चौथे दिन के बाद तुम्हें किसी ने भी याद नहीं करना। लिहाजा अगर चाहते हो कि अमर हो जाओ, मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करे कि तुमने कुछ किया था, तो उम्मत के लिए कुछ कर लो। आप लोगों में से कुछ शायद हंस रहे हो कि यह पता नहीं कैसा मॉडल है, हमारे इख्तियार में यही है और हम यही कर सकते हैं। हम हाकिम वक्त क्या, हम एक काउंसलर भी नहीं हैं। लिहाजा इस पे प्रैक्टिकली करें।
अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर, और पाकिस्तान हमेशा अस्सलाम वालेकुम। शहीद से अलवी आपसे मुखातिब हूँ। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करके हिंदुस्तान ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। पहला शिकार हिंदुस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान के इकॉनमी को फ़ौरन तबाह किया जाए। नंबर 2 जो हिंदुस्तान ने कोशिश की, जो बहुत बड़ी गेम खेली, एक ही तीर से दूसरा शिकार उसने ये किया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से कहा कि तुम इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करो। उसके ज़रिए ये अटैक करवाया गया। उससे ये होगा कि अक़वाम आलम में जब भी पाकिस्तान कश्मीर का केस लेके जाएगा तो इंडिया हमारे सामने बलोच इशू रख लेता है कि देखें वो तो आपसे मुतनफ़र हैं, आपसे तंग हैं, देखो उसने वहाँ भी हमला किया, वो आपसे तंग होके अटैक कर रहे हैं, आप उन्हें आज़ादी नहीं दे रहे। इस तरह की बात करने में मैं ये डेरा बुगटी गया था आज से 5-1 साल पहले, और आई एम द ओनली पंजाबी जिसने वहाँ कोई 7,000 बंदों का जलसा हुआ, वहाँ मैंने ख़िताब भी किया कौमी परचमों के साथ, जहाँ सुई के इलाके में बरामदाग बुगटी के कुछ इतना ज़्यादा रोब हुआ करता था किसी दौर में कि वहाँ पर 8 बजे के बाद आपको बंदा क्या कोई जानवर भी सड़क पे नज़र नहीं आता था, या बाहर मैदानों में नज़र कुछ नहीं आता था, सब बंद हो जाता था। तो हमने कोई रात 11:30 बजे तक वहाँ कौमी परचमों के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया। वहाँ आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम पंजाब जिसने ये चैलेंज भी किया कि जनाब मैं यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ता हूँ और आप मेरे मुकाबले में आएँ। जिसको तुम पंजाबी कहते हो ये बलोच उसे वोट दे देंगे लेकिन किसी गद्दार वतन को वोट नहीं देंगे, जिसके हाथ पर मज़लूम माओं बहनों बेटियों, मज़लूम सिविलियंस, मज़लूम फ़ौजी जवान जो बेचारे वहाँ पर अपने मुल्क की रखवाली के लिए गए होते हैं, उन पर तुम लोग छुप के हमले करते हो। या वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की होती है वो तुम्हारी दरिंदगी की वजह से पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते, तुम्हारे इस नवाब वडेरों वाले निज़ाम की वजह से वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सही तरीके से नहीं बने, और जो बेचारे बकरियाँ चरा रहे हैं वो बच्चे वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। अब होता ये है कि ये जलसा तो हो जाता है, उसके बाद अगले दिन हम लोग फायरिंग रेंज पे जाते हैं और वहाँ पर फायरिंग कंपटीशन होता है। अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त हैं सरफराज बुगटी, होम मिनिस्टर है बलूचिस्तान के उस वक़्त थे। तो फायरिंग रेंज पे हम लोग जाते हैं तो जो ज़बरदस्त किस्म के निशाने लगाने वाले लोग हैं सारों ने निशाने लगाए, लेकिन पहली तीनों पोजीशन उन लोगों ने हासिल की जो कि किसी दौर में फ़रारी थे, बाद में वो कौमी धारे में आए, अपने हथियार डाले और उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके प्रॉपर किसी को दुकान ले दी, किसी का कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करा दिया, किसी को नौकरी दिलवा दी। तो आयास सरफराज के भाई ये इतने ज़बरदस्त निशाने हैं इनके, कहाँ से किसने सिखाए? कहता है हिंदुस्तान ने इन्हें ट्रेनिंग कराई थी अफ़गानिस्तान में, और इस तरीके से वो BRA का इलाका समझा जाता था डेरा बुगटी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसे बरामदाग बुगटी हेड कर रहा है। दूसरी जो इनकी तंजीम वहाँ काम करी है वो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको हरब्यार मरी देख रहा है, और तीसरी आपकी है वहाँ पर BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जिसे डॉक्टर अला नज़र देख रहा है, और उसी के ज़ेर असर BSO आज़ाद बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। अब इन तीनों चीज़ों से जो मुझे देखने को मिलता है वो ये है, मैं क्योंकि अगर ये पैगाम आला हुकाम तक भी जा रहा है तो बरामदाग बुगटी तो अपनी साख खो बैठा है जब से उसने बलूची रवायात की नफ़ी की, अपना सारा जो ख़त या दाढ़ी रखी हुई थी वो बिल्कुल क्लीन शेव करके, दूसरी वीडियो उसकी शराब वाली सामने आई, तीसरी उसकी तस्वीरें सामने आई जब वो गांधी जो था इंडिया का उसके एक बुत बना हुआ था उसके साथ बैठ के उसकी आगे प्रार्थना कर रहा था। तो बलोचों ने इसे धुतकार दिया कि नहीं, तुम हमारे लीडर नहीं हो सकते। डेरा बुगटी के कुछ लोग जो इसे फॉलो करते थे उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी तरफ आते हैं हरब्यार मरी की तरफ, तो वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी तंजीम भी BLA। तीसरी तरफ आते हैं, उसकी असल वजह यह है कि ये दोनों लोग मुल्क से बाहर स्विट्ज़रलैंड बैठ के या दूसरे ममालिक में बैठ के
इंडिया से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, दे कैन गो टू इंडिया बट दे कैन नॉट कम टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें पाकिस्तानी हुकूमत इजाज़त दे भी, लेकिन अगर हम आ गए तो बलूचिस्तान के लोगों ने हमें नहीं छोड़ना जो हमने उनके साथ जुल्म किया। अब होता क्या है कि इनकी इस वजह से फ़ैन फॉलोइंग सारी ख़त्म होगी कि ये बाहर चले गए, और वहाँ थे भी नवाब वडेरों वाली फैमिली से, तो इनके पास तो कमी किसी चीज़ की थी नहीं। इंडिया ने लारा लगाया था कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो तुम में से एक सदर मुमलिकत आ जाए, एक वज़ीर आज़म आ जाए, और इन लोगों को क्या चाहिए था, ऐशी के अड्डे इनको फराम किए जा रहे हैं वहाँ पर भी। तो तीसरा जो एलिमेंट है वो है डॉक्टर अला नज़र बलोच का, जो कि एक वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड बंदा है, वो भी एंटी पाकिस्तान है, लेकिन उसके साथ जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स कुछ थे किसी दौर में, जिन बच्चों को वर्गलाया गया था, वो पढ़े लिखे बच्चे, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे उसके साथ इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए थे। अब असल वजह बलूचिस्तान की ये है कि जनरल हामिद रब नवाज़ थे एक दौर में, गालिबन कोर कमांडर थे या GOC थे कोयटा के, तो मुशर्रफ एरा में काफ़ी ज़्यादा फंड्स दिए गए डेवलपमेंट के नाम पे कि आप लोग बलूचिस्तान पे काम कराएं। अब ज़ाहिर है उस दौर में पैसा ठीक ठाक था पाकिस्तान के पास, तो उन्होंने कहा कि यार चलो ब्यूरोक्रेट्स को भी बुलाते हैं, मिनिस्टर्स को भी बुलाते हैं, इन सबको पैसे दे देते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट का काम कराएं, क्योंकि लोग इन पर्सन जो है वो मुशर्रफ को अप्रोच करते तो कहते थे यार हमारी सड़कें नहीं बनी हमारे यहाँ पर। हालांकि मैं पहले बता दूं कि मुशर्रफ से मेरे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, मैं अगेंस्ट हूँ उसके कई, इवन बुकटी ऑपरेशन के भी और उसके लाल मस्जिद ऑपरेशन के भी। मैं चाहता था कि मामलात मुज़ाकरात से हल हों, लेकिन क्योंकि जो चीज़ किसी बंदे ने उसके अलावा कोई सही बात की हो तो उसको यू मस्ट ओन एंड यू मस्ट डिफेंड इट। तो हुआ क्या कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड्स जनरेट किए, और जब बाद में उसका रिपोर्ट लेना चाहिए तो एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसका सेक्रेटरी नहीं आया करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि फिर वही जो डिपार्टमेंट है फिर वो क्या कहते हैं उस सन को निकालेंगे कि उस साल में कौन सा बंदा था, फिर वो कहेंगे जी आप पर्सनल अटैक हम पे कर रहे हैं। खैर उसका सेक्रेटरी नहीं आता था, 3-4 मीटिंग्स में नहीं आया, तो जनरल साहब ने कहा कि यार वो जिस बंदे से मैं मिलना चाहता हूँ, जिससे मैं रिपोर्ट लेना चाहता हूँ कि तुमने कितना डेवलपमेंट का काम किया, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो तुमने क्यों तो ये आता क्यों नहीं है। खैर उसे बुलाया गया और उससे कहा गया कि जनाब आप क्यों नहीं तशरीफ़ लाए। उसने कहा सर जी हमने काम ही कुछ नहीं किया, आपने जो बजट दिया उसमें से टोटल 10-15% का हमने काम किया। कहते क्यों, वजह क्या है? कहता है क्योंकि इस बार फ़ौज की सुपरविजन थी और हमें डर था, क्योंकि पहले फ़ौज की सुपरविजन नहीं होती थी, तो होता यह था कि हम लोग यहाँ पर जो पैसा आता था वो ब्यूरोक्रेसी भी और वो हमारे वज़रा भी, चीफ़ मिनिस्टर भी और गवर्नर साहब भी ये मिल बैठ के बांट देते थे। अपना एक जाली स्टाम्प पेपर बनाते थे, एक जाली ठेकेदार को लेते थे और वहाँ से उसके नाम पे वो स्टाम्प पेपर पे वो सारा साइन हो जाता था कि एग्रीमेंट के ये ठेका आपको दिया गया है, इतनी सड़क पे रोड, इतनी सड़क बना लो आप, ये इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो कागज़ी कार्रवाई पूरी होती थी, काम वहाँ फील्ड पे कोई नहीं होता था, और उस कागज़ी कार्रवाई पे जितना बजट रिलीज़ होता था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। खैर उसके फिर कान शान खींचे, लेकिन मसला जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक दौर ये भी था कि जब FC ने जो इनके फंड्स होते हैं, मुख्तलिफ इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उससे सुनने में आया था कि 35-35 करोड़ या 30-30 करोड़, बहुत पहले की बात है, कई साल पहले की, उस वक्त बड़ी बात होती थी, हर MPA को दिए कि आपने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना है, और MPA साहिबान ने अपने लिए 12-12, 14-14 प्राडोज़ ले ली, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब फिर अगर वहाँ पर FC या ये उठा के उसे लितर मारें तो फिर ये कहते हैं जनाब ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें हकूक़ नहीं दे रहे, पंजाबी हमारे साथ ज़्यादती कर गया। पंजाबी का इसमें तुक्की नहीं बनती पंजाबी बेचारा खुद सताया हुआ है। मसला ये है कि बलूचिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया वो उसके अपने नवाबों वडेरों ने किया। सबसे पहले तो वहाँ की पब्लिक को बेसिक एजुकेशन से दूर रखा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, जब ये पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तब इन्हें पता चल जाएगा कि यार ये हमें सारों को नवाबियाँ और वडेरियाँ किस तरह मिली।
एक मुजाहिद को मारने पर कितने पैसे मिलते थे? 20 रुपये उस दौर में मिला करते थे एक मुजाहिद को शहीद करने में 1857 में। और किस ने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाए थे, किसने अपने चाचे को मारा था और वो नवाब बन गया था अंग्रेज़ों के दौर में, किसने किस तरीके से नवाबी ली थी, ये सारों को पता चल जाएगा। और फिर ये हमारे जो कदमों में बैठते हैं, कदमों में भी नहीं बैठते, जूतों को सर पे रखते हैं, चूमते हैं, ये लोग तो हमारे सर पे जूते मारेंगे कि यार तुम लोगों की तो हैसियत ही नहीं है कि तुम लोग नवाब कहलाओ या वडेरा कहलाओ। तो ऐसे लोगों ने हमेशा तालीम से दूर रखा। फिर क्योंकि वो बेचारे कुएं के मेंढक के मानंद उन्हें रखा जाता है, उनको यूं समझा जाता है कि ये कुएं के मेंढक हैं जो कि एक बाइज़्ज़त शहरी हैं, उनको अपने ज़िले के अलावा बाहर कुछ नहीं दिखाया जाता और ये बताया जाता है कि जनाब आपका जितना भी पैसा है आपके नाम पे वो तो पंजाबी खा गया, आपका जितना भी डेवलपमेंट फ़ंड है वो आपको मिला नहीं। हालांकि जितना जितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेट कर सकती थी उसने किया और कई जगहों पे कोताहियाँ गलतियाँ हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितनी भी रही हैं ये भी सारा बिकाऊ माल शुरू से रहा, जो प्लांटेड गवर्नमेंट्स नहीं, लेकिन बीच में सिंसियर लोग बैठे होते थे जो कि कभी ये नहीं चाहते थे कि मुल्क मज़ीद तकसीम हो। उन लोगों का प्राइम फोकस होता था कि बलूचिस्तान को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके करते थे। अब बीच में कुछ ऐसे भी वज़ीर आज़म आए जिन्होंने कहा कि जनाब हम सूबों को इख्तियार देते हैं, हम आपसे कोई पूछताछ नहीं करेंगे, जहाँ मर्ज़ी फ़ंड लगाओ, ख़ुद भी खाओ, हमें भी खाने दो, बस हमारे साथ रहो, आप बगावत ना कर जाना इस हुकूमत से कि हमें हुकूमत टूट जाए और फिर नई गवर्नमेंट आ जाए। ये ड्रामेबाजियाँ चलती रहीं और फिर उन्हीं ड्रामेबाजियों के एवज़ होता क्या था कि जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी उसको ख़रीदा जाता था कि जनाब तुम्हारे बच्चों को रोटी मिल जाया करेगी, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए, सिगरेट पानी, वो भी मिल जाया करेगा, तुम हमारे साथ आओ और ये जो फ़ौज है इसके ख़िलाफ़ और ये जो मुल्क है ये हम पे जुल्म कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं। और इस तरीके से उन मासूम लोगों के साथ खेला गया और इस तरीके से मैं जानता हूँ बहुत गलत और घटिया पॉलिसीज़ हमारे रहीं हमारे गवर्नमेंट्स की, लेकिन ये बात याद रखिएगा खान ऑफ कल्लात ने जो बलूचिस्तान के साथ बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ एनेक्स किया था उसकी भी कोई वजह थी। खान ऑफ कल्लात के पास इख्तियार था कि बलूचिस्तान को एक अलहदा रियासत बना सकते थे, वो हिंदुस्तान के साथ एनेक्स कर सकते थे, पाकिस्तान के साथ कर सकते थे। बलूचिस्तान के कबायली हमायदीन को पूरा इख्तियार दिया गया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, लेकिन 1947 और 48 में जब कबायली जरगे हुए तो खान ऑफ कल्लात ने इसका फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में किया। और उनके पोते से जब पूछा जाता है टीवी पे कि जनाब आप आज नाराज़ हैं पाकिस्तान से, आपके दादा ने क्यों पाकिस्तान की हमायत की, तो वो जवाब देता है कि वो इसलिए हमायत की कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो कहते थे कि मैं चाहता था कि इसे एक अलहदा रियासत बना लें, ये नहीं तो कल्लात को एक अलहदा रियासत बना लें। लेकिन ख्वाब में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है और वो ये फरमाते हैं कि देयर इज़ अ कंट्री विच इज़ बीइंग मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंड यू आर ट्राइंग टू बिट्रे इट। एक मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बन रहा है तो मुझसे ख़यानत का सोच रहे हो। कहते हैं फिर मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं पाकिस्तान की हमायत का ऐलान करूँ। दूसरी तरफ मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि कोयटा में एक रैली हुई जिसे पश्तूनों और बलोचों ने ऑर्गेनाइज़ किया और मैंने उसकी क़ियादत की। नेशनल फ्लैग मार्च 14 अगस्त 2015 को कोयटा शहर में हुई। हमें धमकियां भी बहुत मिली, इवन डेरा बुगटी में मैं गया तो BRA वालों की तरफ से बड़ी धमकियां मिली। लेकिन हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी परचम ले रहा है, हमें पता है जमाल खान जो क्या कहते हैं हमारे शहीद असलम रेसानी साहब के जो भाई हैं सिराज खान रेसानी, उनका बेटा हकमल रेसानी, उनके वालिद गौश बख्श रेसानी, ऐसे दरवेश लोग भी वहाँ मौजूद होते थे। इसके अलावा मीर मुज़फ़्फ़र जमाली शहीद थे जिन्होंने जो अपना एक स्कूल चलाते थे और उसमें कौमी परचम लहराया जाता था। उन्हें बहुत थ्रेट्स होती थी, उसके बावजूद कौमी तराना होता था और जब उन्हें गोलियां लगी तो वो गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल की तरफ नहीं गए, वो स्कूल की तरफ गए और पाकिस्तान का परचम जो लहरा रहा था
उसके साए तले अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रवैया आर्म्ड फोर्सेस का या कानून नाफिज करने वाले इदारों का रहा, वो रवैया शायद हर जगह पर रहा। ये जो एक एलिमेंट गरूर का या फिरौनियत का होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है, जब भी किसी को इक़्तिदार मिलता है उसमें होता है। मसला ये है कि अगर कोई आके बंदा, कानून नाफिज करने वाले इदारे का बंदा आके अगर मेरा गिरबान पकड़ता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँ, मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उसको आड़ बना के पाकिस्तान के परचम को जाके नज़र आतिश करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान का इतना ही मेरा है जितना उसका है, या शायद ज़्यादा पाकिस्तान मेरा है कि मुझे घुट्टी में पाकिस्तान से मोहब्बत मिली है। लिहाजा हमें हर चीज़ को इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए कि ये उम्मत मज़ीद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसे मज़ीद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम किया जाए। ये कौम नहीं बर्दाश्त कर सकती कि हमें मज़ीद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम किया जाए। आज जो लोग ये कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान ना होता तो ये आज इतने बड़े बड़े महल्लात में ना बैठे होते जो स्विट्ज़रलैंड में जाके बैठे हुए और बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने की। आज ये किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ़ कर रहे होते, आज जिनके साथ ये शराबें पी रहे हैं ना। आज मैं नहीं वो बात करना चाहता, आज इनके घर की औरतों के रेट लखनऊ के बाज़ारों में लग रहे होते। ये पाकिस्तान है जिसने इन्हें प्रोटेक्शन दी है, ये पाकिस्तान है जिसने इन्हें सिक्योर किया। लेकिन इन बदबख्तों को क्योंकि प्लेट में रख के आज़ादी मिली है, इनको नहीं पता कि कश्मीरी किस तरीके से आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं और मचल रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। खैर, मैं इस पे कॉन्क्लूड यही करूँगा कि हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हम लोगों ने किसी भी ऐसे चीज़ का कोई काउंटर नैरेटिव नहीं सोचा। इंडिया ने अफ़गानिस्तान को यूज़ किया, हमने कहा अफ़गानिस्तान मुर्दाबाद। भाई क्यों मुर्दाबाद? बोलो ना अफ़गानिस्तान जिंदाबाद। आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। दूसरी तरफ आप आएँ, तेलंगाना में मूवमेंट चल रही है, आपने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हैदराबाद दक्कन में चल रही है, आसाम में सेपरेटिस्ट और फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही हैं, खालिस्तान में चल रही हैं। वो ठीक है, आपने सिद्धू को थोड़ा सा वो से हड्डी शड्डी डाली है, लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है। माजी में हम लोग लिस्टें भेजा करते थे कि जनाब ये लिस्ट है, ये हमारे बंदे हैं, मार दो अमन की आशा के नाम पे। तो ऐसी चीज़ें जब करेंगे तो फिर तारीख उठा के आप के मुंह पे चपेड़े मारेगी और आप अपना नुकसान खुद करेंगे। इसी तरीके से जूनागढ़ में मूवमेंट्स चल रही हैं। इंडिया में 37 के करीब बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और 100-150 के करीब छोटी मोटी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, जो कि RSS, शिवसेना, बीजेपी, संघ परिवार, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि, सिंगटन, इन सब से तंग आ चुकी हैं। वहाँ के दलित तंग आ चुके हैं, वहाँ के शूदर्स तंग आ चुके हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उनको आसरा देना हमारा काम था, हमने उन्हें आसरा क्या लारा भी नहीं दिया जो अपनी कौम को लारे दे रहे होते हैं। लिहाजा मैं जिसको जो कुछ समझाना चाहता था, शायद अगर उनमें ज़रा सी अकल बाकी है तो वो समझ जाएंगे। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।